न्यूज़ नाउ द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़्म जो है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। कहते हैं, औरत हूँ इंसान हूँ मैं, औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। कायनात है जिस्म अगर तो कायनात की जान हूँ मैं, ज़र्रा हूँ पर अपने अंदर एक अनमोल जहां हूँ मैं। अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं। माँ भी हूँ दुख्तर भी हूँ, इज़्ज़त हूँ और मान भी हूँ। आने वाले सब नस्लों को देती अपना ज्ञान हूँ मैं। औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। इस नज़्म में कोशिश ये की गई कि औरत के जो मुख्तलिफ़ रूप है, औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बीवी भी है, और औरत से जो है ये दुनिया, ये कायनात जो है वो चल रही है। लेकिन जो मकसद है विमेंस डे मनाने का, और जितने वर्षों से हम विमेंस डे मना रहे हैं, क्या हम वो चीज़ हासिल कर चुके हैं जिस मकसद से हमने इस दिन को शुरू किया था? इसी पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे एक्सट्रीम राइट एडवोकेट रोजीना अफजल जी हैं, जो एडवोकेट हैं J&K हाई कोर्ट की। के साथ बैठी हैं डॉक्टर इफ्रा दिलनवाज, जो कि डॉक्टर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं और मॉम इन्फ्लुएंसर हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट डॉक्टर पलकी शर्मा हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ बैठी हैं जोहा अली, जो कि पर्सनलाइज्ड डाइटिशियन हैं, और इसके अलावा इनके पास तजुर्बा है, इन्होंने मेदांता और हेल्थी बाई के साथ जो है वो काम किया। आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। इस पैनल में सबसे बड़े मैम आप हैं, आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। जिस मकसद से हमने ये वुमेंस डे मनाने की शुरुआत की थी, और ख़ासकर आप आए दिन जो है वो कचहरियों में, अदालतों में औरतों को देखते होंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ लिटिगेशंस में जो है वो आपके क्लाइंट होती हैं। और ख़ासकर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 2022 के फिगर्स बताते हैं कि तकरीबन 5 लाख केसेस जो है वो रजिस्टर होते हैं हर साल। उस हिसाब से देखें तो हर घंटे में एक केस जो है वो दर्ज होता है। क्या आपको लगता है कि हम उस मकसद में कामयाब हो चुके हैं जिस मकसद से हमने इस दिन की शुरुआत की थी? जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि जब से ये कायनात बनी है, मर्द और औरत इस दुनिया में आए हैं, मर्द तो वैसा ही रहा, औरत में बहुत एवोल्यूशन आ गई, बहुत चेंजेस आ गई, बहुत अवेयरनेस आ गई। वो टाइम था जब औरत को कुछ मालूम नहीं था घर की दहलीज से बाहर क्या है। आज औरत को सब कुछ पता है, घर का भी पता है, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो घर के छोटे छोटे काम भी बताते हैं कैसे करने हैं, और बड़े काम तो हैं ही। यू फाइंड विमेन एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड शी इज़ देयर। तो इस तरह से एवोल्यूशन आने की वजह से बहुत अवेयरनेस आई है। उसके अलावा एक ये चीज़ है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, तो क्राइम भी उस रेट से बढ़ता है। लेकिन अब लॉज ऐसे आ गए हैं जो बेनिफिट भी करते हैं लेडीज़ को, बहुत वुमेन को फेवर करते हैं। बहुत सारे लॉज ऐसे जहाँ हर जगह उनको एक सहूलियत मिल जाती है, कोर्ट में आना है उनको, उनके केसेस भी अर्ली हेयरिंग में आ जाते हैं कि उनके सुने जाएंगे, उनकी बातें सामने रखी जाएंगी जज साहब के सामने। तो ये चीज़ें हैं कि बेनिफिट फीमेल्स को लॉज ने भी दिए हैं। बहुत एवोल्यूशंस आ गई हैं और वुमेन एम्पावर हो गई है विद ईच डे। हर स्टेज एंड हर स्टेटस हैज़ इंक्रीज्ड। कि जब आप घर में थी, घर में आपको कोई स्टेटस नहीं था सिवाय बच्चे पैदा करें और बच्चों को पालें, खाना बनाएं, उसके अलावा कोई रोल नहीं था आपका। लेकिन जैसे ही पढ़ी लिखी होने लग गई, लड़कियां पढ़ने लग गई, आप देखो एक लड़की घर में पढ़ी होगी तो वो पूरी फैमिली को पढ़ा लिखा बना देगी। वो उसका रख रखाव में ही बहुत चेंजेस आ जाएंगी कि वो घर के आप सिस्टम देखकर ही समझ जाएंगे कि येस शी इज़ एन एजुकेटेड लेडी, दैट इज़ वाई हर चिल्ड्रन आर डिफरेंट, हर फैमिली इज़ डिफरेंट, हर अपकीप इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेडीज़। तो ये एवोल्यूशन आई है हम में, और हम में इतनी सारी चेंजेस आ गए कि द मेन आर स्टिल देयर बट वुमेन हैव कम एवरीवेयर, हर जगह पे आ गए। अब रह गया केसेस की बात है, वो तो केसेस हैं लेकिन लॉज भी उनके फेवर्स में है काफ़ी, और वुमेन की सुनवाई भी बहुत अच्छे से होती है। एक स्टेज आती है जहाँ पर अब ऐसा आ गया है सिस्टम
कि ये लॉज जो मिसयूज़ भी अब होने लग गए हैं, क्योंकि इतने फेवर्स हो गए हैं फीमेल्स को, इतनी उसमें मिल गया है, इतनी पावर मिल गई उनको, देव सडनली बिकम वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ द लॉज, बिकॉज ऑफ एवरीवेयर दे गिवन हायर पेडेस्टल। तो उस वजह से कहीं कहीं मिसयूज़ भी होने लग गया ये। तो ये इट इज़ ओनली बिकॉज सो मच इज़ देयर फॉर हर टू डू नाउ। अब वो इतना कुछ कर लेती है और इतना कुछ करना चाहती है, एंड शी हैज़ द एंटायर वर्ल्ड बिफोर हर, शी कैन गो अहेड एंड डू इट। अब कोई उसको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि एजुकेशन ऐसी आ गई है कि आपको हर एक को, हर बच्ची को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के की साइड इतना इंटरेस्ट बेशक ना देते हो, पेरेंट्स भी नहीं देते, फैमिली, लेकिन लड़की को पढ़ाना, उसका करियर, उसका फ्यूचर, टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम तो बहुत दूर निकल आए हैं, हम सिर्फ वो ही नहीं, वो टाइम था जब बहुत पुराना ज़माना था, अब बहुत आगे निकल आए हैं। अब देयर इज़ नो स्टॉपिंग एंड द स्काई इज़ द लिमिट। जी, बहुत खूब आपने कहा, और बिल्कुल आपकी बात जो है यहाँ पे सही हो जाती है जब हम कल्पना चावला का नाम लें, मैरी कॉम का नाम लें, गीता गोपीनाथ, मिताली राज जैसे जो नाम हैं। डॉक्टर इफ्रा, आपसे जानना चाहूँगा, जिस ऑटोनॉमस अप्रोच की इन्होंने बात की, आप भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और आज से तकरीबन हम 10 साल पीछे जाएं तो फीमेल्स को जो है किसी और नज़र से देखा जाता था। जैसे कि मैम रोजीना ने भी कहा कि शादी करना, घर संभालना, घर की जो चारदीवारी थी उससे बाहर नहीं आना। तो क्या आपको लगता है कि आप उस चीज़ में बदलाव आया है? और आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो कितनी तब्दीली आई है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अगर आप आज से 10-20 ईयर्स पीछे जाएं तो सच में फीमेल्स कहीं पर भी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी जैसे कि आज के टाइम पे कर रही हैं, एंड ऑल थैंक्स टू एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एजुकेशन ने। जब से सब लड़कियां पढ़ना स्टार्ट हुई, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हुई, हर चीज़ में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आई, और आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जहाँ हम कह सकते हैं कि येस वी हैव अचीव्ड समथिंग, एंड येस हम इक्वल हैं मेन के, है ना। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कम्प्लीटली सब जो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर चुके हैं, नो, वी आर स्टिल वर्किंग। आवर जनरेशन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। आई मस्ट से जो हमारी और कमिंग जनरेशन है, आप देखोगे आजकल टीनेजर्स जस्ट 14+, 15+, 19+, आई हैव सीन दे आर डूइंग अमेजिंग। वो बिजनेस कर रहे हैं, दे आर स्टार्टअप्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम और लगेगा, बट धीरे धीरे हम जैसा हम चाहते हैं ना, एक जेंडर इक्वालिटी, जो एक बायसनेस नहीं हो, जहाँ पे आपको इक्वल नज़रिए से देखा जाए हर प्रोफेशन में, आपके घर में, प्रोफेशन में, हर जगह। आई थिंक वो टाइम अब अप्रोचिंग है। हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट। जी, डॉक्टर पलकी, आपसे जानना चाहूँगा, घर से रोज़ निकलना, प्रोफेशन की तरह आप निकलते हैं, फिर आप क्लिनिक भी चलाते हैं, लेकिन बहुत रोल होते हैं, ख़ासकर हम फीमेल की बात करें। और मैं अपने दिन की भी शुरुआत करूं तो शायद मेरे दिन की शुरुआत भी जो है वो फीमेल से ही होती है, और शायद इस स्टूडियो में जितने भी बैठे हैं हर किसी की शुरुआत जो है फीमेल से होती है। ये जो रोल है माँ का, बहन का, पत्नी का, किस तरह से आप देखते हैं इस रोल को? मैं यही कहती हूँ कि जितनी फीमेल्स हैं, चाहे वो घर पे हैं या चाहे बाहर जा रही हैं या दोनों कर रही हैं, बैलेंसिंग एक एक्ट है जो हर एक कर रहा है। जो न्यू मदर्स हैं वो भी बैलेंस कर रही हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी बैलेंस कर रहे हैं। काम के साथ तो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है। पर जितनी फीमेल्स हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगी कि कभी अपने आप को एक दायरे में मत रखना। ये मत सोचना कि हम 50-50 करेंगे, क्योंकि वैसा हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा होगा कि आपका घर ओवर पार कर रहा है तो आप 60-70% वहाँ डाल रहे हैं, 30% आप घर पे डाल रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका काम ओवर पार कर रहा है। सबसे पहले जो एक नोशन हमने दिया है कि ये फीमेल इज़ परफेक्ट, आई थिंक हम लोगों को वो तोड़ना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि इम्परफेक्शंस रहेंगी और स्ट्रगल्स भी रहेंगे, पर आपको अपने आगे पीछे हेल्प, एडवाइस, सपोर्ट जो मिल सकता है, बी ओपन टू दैट। अकेले कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, बैलेंसिंग की तरफ तो कभी भी मत जाइए। एक दिन को जस्ट टेक इट एज अ डे। थिंक कि आज मुझे एक ये स्टेप करना है जिसमें शायद आज मेरा काम इम्पॉर्टेंट है, बच्चे या फैमिली थोड़ा सा एक बैक सीट ले सकते हैं, द नेक्स्ट डे दे कैन कम इन द फ्रंट। तो ऐसा अगर करेंगे इट विल बी मच ईजियर। द बैलेंसिंग एक्ट जो हम बोलते हैं वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। जी ज़ुहा, जाहिर सी बात है आप जो काम कर रही हैं, आपने मेट्रो सिटी में भी काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स जो होंगे आपके मेल्स होंगे,
तो किस तरह से उनको हैंडल करती हैं, और क्या आपको भी कोई ऐसा इशू आता है कि जब हम मेल डोमिनेट सोसाइटी की बात करते हैं? करेक्ट, लाइक एक वर्क प्लेस में हरासमेंट वुमन के लिए बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो अगर हम वर्क प्लेसेस की बात करें, और इवन दो वुमेंस का जो द वे दे ड्रेस अप, they go, they want to look fine, they want to look nice, but then उनके comments pass करना from the male employees are this is harassing, and we should work on it. हमें खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है, हमें पहले खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वुमन तभी आगे जाएंगे जब हम खुद की सोच चेंज करेंगे, तो हमें खुद की सोच पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इन्होंने कहा कि एज डिफरेंसेस, इक्वालिटी, हमें वो इक्वालिटी लानी है अपने अंदर कि वुमन मैन और मैन इक्वल है। जब तक हम वो इक्वालिटी ना लाए अपने अंदर, हम खुद का अपनी सोसाइटी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो वुमन एम्पावरमेंट है, ये कब से आया? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया या जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उससे पहले वुमन सारी होम मेकर्स थी, उनका एक कस्टम, एक नॉर्म्स थे कि वुमन बाहर नहीं जा सकती है, शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर फैमिली, शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर चाइल्ड। बट इट्स नॉट लाइक जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आया, तो वो जब मैं एक लाइफस्टाइल अप हो गया लोगों का, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे वेजेस कंप्लीट नहीं हो रहे। देन ओनली जो वुमन है वो बाहर आई, उन्होंने ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुआ, हमारी इंडिया इज़ स्टिल डेवलपिंग, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे सिचुएशंस थी जहाँ पे वुमेंस को का जो रोल था वो काफ़ी वीक था, वो डाउन था। तो जब उनको समझ आया कि नहीं, वन अर्निंग हैंड इज़ नॉट इनफ, तो वुमेंस तभी बाहर आई, तब उन्होंने कमाना शुरू किया, दे स्टार्टेड अर्निंग, ताकि वो उस लाइफस्टाइल पे पहुंच सके। तो तब जाके वो उस लाइफस्टाइल पे पहुंच पाए। तो ये हमें खुद की सोच चेंज करनी है कि वुमन जो है वो इक्वल है, उनको हरास ना किया जाए उनके वर्क प्लेसेस पे। बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा हरासमेंट देखी है डे वन से, व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब मैंने बहुत ज़्यादा हरासमेंट देखी है, और मैंने इस पे वर्क ऑन भी किया है। जो हमारे हेड थे, हम उनको कनेक्ट करते थे, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि उतना वुमेंस, इवन माई बॉस वॉज वुमन when I was working in Medanta, but मुझे नहीं लगता वुमेंस की आवाज़ कोई सुनता है उतनी कीनली। You are an advocate, she might be knowing much, तो लेकिन मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को अभी और बेटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो एक्चुअल फीडबैक जो मिलता है, और ख़ासकर ये वर्क प्लेसेस पे ये इश्यूज़ का होना, या फिर कुछ चीज़ों में ज़रूर बदलाव आया है। जैसे मैं चाइल्ड मैरिज की बात करूँ, मुझे लगता है कि उसमें बहुत बदलाव आया है। इसी तरह से डाउरी के जो केसेस थे उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हैरेसमेंट के इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर इफ्रा ने कहा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन से रेवोल्यूशंस आए हैं। आप मदर भी हैं, आप वाइफ भी हैं, और दूसरा ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पैनल में आप सबसे बड़ी हैं, और आपने उस ज़माने को भी देखा है जहाँ पे फीमेल को था घर की चारदीवारी में जो है वो बंद किया जाता था। और शायद आपने भी ये इश्यूज़ फेस किए होंगे कि आप भी प्रैक्टिस ना करें, आपने अगर LLB किया है, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं इस प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि औरत को अभी भी उसी नज़र से देखा जाता है कि उसका रोल जो है वो इतना महदूद है कि वो घर की चारदीवारी के अंदर घर ही चलाएगी। क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो आपने कहा जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, वो एक प्रोफेशन नहीं, हर प्रोफेशन में है, हर जगह पे है। काम करने वाली बाई से लेकर आप कोई मिनिस्टर को ले लीजिए, किसी डॉक्टर को ले लीजिए, इंजीनियर को ले लीजिए, वकीलों को ले लीजिए, ये हर जगह पर, हर प्रोफेशन में है। इसी को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट आई थी, जिसमें वर्षा एंड अनदर्स वर्सेस, वो उसमें कमेटी बनाई गई। वहाँ पे लॉ ले डाउन किया गया कि अगर ऐसा कुछ हो तो एवरी डिपार्टमेंट इज सपोज टू हैव अ कमेटी जो इस पे हरासमेंट के ऊपर, दे विल हैव अ कमेटी, दे विल मेक एन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इनटू दैट कि ये हरासमेंट जो है क्यों हो गया, एंड दैट लिटिल मिनी ट्रायल जिसको कह सकते हैं वो चलती है, और उसके ऊपर फिर पनिशमेंट्स आर गिवन टू दोज पर्सन जो कमेंट भी पास कर नहीं सकते हैं। कोई आंखें उठा के नहीं देख सकता, इन द सेंस कि वो उस नज़र से नहीं देखना है। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दे दी हुई हैं, एंड वी हैव बीन यूजिंग दीज गाइडलाइंस इन मैनी ऑफ आवर केसेस। मेरे तो मैंने खुद केसेस कितने ऐसे किए हैं जहाँ हाई कोर्ट से ऑर्डर्स लिए हुए हैं, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ऐसा कितनी बार हुआ है, एंड आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दोज केसेस। तो ये चीज़ें हैं कि अवेयरनेस
सबको नहीं होती है। अब लॉयर की ज़रूरत तो सबको ही पड़ती है। वो हरासमेंट वाले केसेस स्पेशली बिकॉज नाउ द वुमेन आर गोइंग आउट, दे आर वर्किंग एंड दे वांट टू बी शोल्डर टू शोल्डर विद अ मैन। वो पीछे नहीं रहना चाहती बिकॉज शी इज़ वेल एजुकेटेड, शी इज़ वेल अवेयर ऑफ, इवन बेटर अवेयर देन द मेन आर मेन, बिकॉज दे हैव ओनली एक लिमिटेड काम है मर्दों का। सॉरी टू से आपका भी बहुत सुख है, लेकिन आदमी का काम तो वही रहा ना कि बाहर घर से निकलना, उसने बाहर करना, चाहे वो कुछ भी ना करे, गाड़ी में बैठा रहे, लेकिन वो बाहर गया काम कर रहा है। लेकिन औरत को शी हैज़ टू प्रूव हर सेल्फ, पहले घर में प्रूव करना है उसने कि आई एम केपेबल ऑफ गोइंग आउट एंड डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। आप जैसे कह रहे थे उस ज़माने से मैं हूँ कि माई फादर हैज़ बीन अ वेरी मैग्नानिमस फादर। वो तो हम बेटियों को तो इतना फ्रीडम थी, पढ़ाई थी, कॉन्वेंट एजुकेटेड, और गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट एजुकेशन एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू। वो चाहते थे डॉक्टर्स बने, एंड माई सिस्टर, वन ऑफ माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर्स ऑफ कोर्स वो तो होंगे ही। तो अब बहनें वहनें हम सब पढ़ी लिखी थी, और ही वॉन्टेड दैट आई शुड हैव बीन अ जज। तो मैंने कहा जज से अच्छा वकालत ही अच्छी है कि मैं जजेस को भी आई कैन कवर देम टू सम एक्सटेंट। तो ऐसा होता है कि मतलब हमें वो टाइम मैंने नहीं देखा, लेकिन अपने मदर्स से मैंने ज़रूर सुना हुआ है कि अंदर ही रहना है, कुछ नहीं करना। हालांकि उस टाइम पे माय मदर वाज मैट्रिकुलेट, तो वो घर का ही होता था। और आज अगर 10वीं पास लड़की है तो वो भी निकलेगी घर से बाहर, कुछ ना कुछ करेगी वो, एंड शी विल बी डूइंग एंड एवरीबडी इज गोइंग टू हेल्प हर आउट। कोई वो अनपढ़ नहीं कहलाएगी। तो वो टाइम ऐसे थे, और हमारा आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, आई हैव बीन प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसे घर, पेरेंट्स ऐसे थे, फिर आगे मेरे हस्बैंड थे। हालांकि उनको थोड़ा सा बायसनेस थी इस मामले में कि ये वकालत है, सिर्फ मर्दों का प्रोफेशन है, यहाँ लेडी जाएगी तो उसके साथ ये होगा। मैंने कहा इतना बुरा नहीं जितना आपने कहा था, मैं तो चली गई, लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ, किसी की जरूरत नहीं। मैंने घर भी नहीं, घर भी आपने प्रोग्राम के बाद हाँ घर भी जाना है खैर से। और अब तो वो हर चीज़ समझते हैं कि ये प्रोफेशन है, इसकी ज़रूरत सबको है। अब उनके साथ भी कभी उनको ऑफिशियली, अब ही हैज़ बीन एन IAS ऑफिसर, ही वाज अ कमिश्नर सेक्रेटरी लास्ट टू लास्ट ईयर। तो वो कभी भी कोई बात होती थी, वो ही यूज्ड टू कंसल्ट मी। घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कम एंड कंसल्ट मी। सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट अ प्रिविलेज कि मैं आई एम एबल टू हेल्प समबडी। और जब एक औरत इस फील्ड में आ जाए तो आप पूछो कि सोचें कि अच्छा खासा वो अपने साथ सबको, फैमिली को लेकर एक एजुकेट करती है, अवेयर करती है, एंड एवरीबडी फील्स वेरी प्रोटेक्टेड। जैसे मेरे क्लाइंट मेरे ऑफिस में आते हैं, बेशक उनका मैंने केस भी नहीं किया हो, बेशक मैंने करना भी नहीं होगा उनको, लेकिन वो 2 बातें मुझसे करते हैं, दे फील सो सेटिस्फाइड कि हमें रिलैक्स हो गए हम, चाहे वो फैमिली डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर्विस का मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल केस क्यों ना हो, दे फील सेटिस्फाइड कि जी बात होगी एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल। लाइक एनीबडी गोइंग टू अ डॉक्टर फील्स वेरी सेटिस्फाइड कि डॉक्टर से बात होगी, डॉक्टर कंसल्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन ये फील्ड ऐसा है, देखिए लेजिस्लेचर्स जो हैं वो बनाते हैं, बैठ के ऑफिस में लॉज बनाते हैं, फिर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपके ऑफिस में बैठ के वो भी ऑर्डर्स पास करते हैं, बट हु इज़ देयर टू इन्फोर्स ऑल दीज? इट इज़ द लॉयर्स। नहीं करते हैं लोग, पुलिस काम नहीं अपना कर रही है, अफसर काम नहीं अपना कर रहे, तो उनको करवाता कौन है? एक वकील करवाता है, कोर्ट से ऑर्डर्स लेते हैं, कोर्ट के ऑर्डर से भी नहीं अगर वो मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऐसी होती है कि उनको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है ऑफिसर्स को कि ये हमें कोर्ट में बुलाया है और वहाँ पे खड़े होंगे और 1000 वकीलों के सामने जज साहब ने इनको कुछ ना कुछ तो पूछना है, इज्जत अफजाई काफ़ी करनी है इनकी कि आपने हमारे ऑर्डर्स को नहीं माना। सो दिस प्रोफेशन इज़ अबव ऑल प्रोफेशन, जो मेरे हिसाब से है कि आई थिंक आई एम प्रैक्टिकली इन लव विद दिस प्रोफेशन, कि मुझे लगता है कि आई एम एबल टू हेल्प मेनी पीपल, इवन इफ आई एम नॉट डूइंग टेकिंग एनी फीस फ्रॉम देम, स्टिल आई एम एबल टू हेल्प समबडी बाय गिविंग देम कंसल्टेशन। तो मुझे लगता है कि मैं इतनी एम्पावर क्यों हो गई, बिकॉज माई पेरेंट्स दे हेल्प मी, दे वर ऑन माई बैक, देन माई हस्बैंड ही हैज़ ऑलवेज बैक्ड मी, कभी मुझे रोका नहीं कि नहीं करना चाहते, वो ये कहते थे कि बहुत काम क्यों करना है, क्यों तेल आंखों का जलाना है, लेकिन अगर कर रहे हो तो डू इट कंफर्टेबली, एंजॉय योर वर्क इफ़ यू वांट टू। तो वो चीज़ उनका हमेशा रही है कि अगर कर सकते हो, इफ़ यू आर हैप्पी डूइंग इट, एंड आई एक्चुअली फील वेरी हैप्पी। तो द सेकेंडरी क्वेश्चन कि ये हरासमेंट है, ये हर जगह पे है, लेकिन इसके लिए अब देयर आर वेज एंड मीन्स, देयर आर कमिटीज़ एंड दीज कमिटीज़ कैन मतलब वेरी नाइसली दे कैन हेल्प यू एंड यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ। तो वैसे भी अब तो टाइम ऐसा आ गया कि मेन हरासमेंट हो रही है कि फीमेल्स आर गेटिंग सो एट लार्ज, दे गेटिंग प्राइम पोजिशंस इन लाइफ, हर जगह पर, हर प्रोफेशन में, कि मेन वो अब सिर्फ बिजनेस करेंगे, दुकान चलाएंगे, बस ज़्यादातर वही काम करेंगे और डिबेट करेंगे। ये भी बहुत अच्छा काम है, बट एटलीस्ट आप ऐसा प्रोग्राम करके यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी, या
आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि जहाँ पर ऐसी औरतें हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम अभी भी दबी हैं, डरी हैं, तो डरना किस चीज़ से है? बिल्कुल सही कहा आपने, डरना किस चीज़ से। डॉक्टर इफ्रा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज आया है, खासकर मैं सोशल मीडिया की बात करूंगा, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर आप वर्किंग हैं तो फिर ये इन्फ्लुएंसर क्यों, मजबूरी क्या है? और दूसरा, आजकल ये भी सवाल पूछा जाता है कि हर लड़की मोबाइल पे रील्स क्यों बनाती है, हर जगह देखो तो सेल्फीज लेती है। इसका जवाब मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि बिकॉज आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और मैं चाहता हूँ सोसाइटी एक लार्ज जो है उनको एक जवाब जाए कि असल आप इसके बारे में सोचती क्या है। जी देखिए, पहली बात तो सिर्फ लड़कियां ही सेल्फी नहीं लेती, लड़कियां लड़के दोनों ही सेल्फीज लेते हैं। एतराज लेकिन लेकिन एतराज लड़कियों पे उठाया जाता है, बिल्कुल। बट ये है कि मैं भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ ना, तो मैंने विद टाइम स्लोली एंड स्टडीली ये जब ऑब्जर्व किया सोशल मीडिया जर्नी सो कॉल्ड, कि हम लोग चाहे ना तो सोशल मीडिया को हम बहुत अच्छे वे से यूज़ कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको परसीव कर रहे हो। सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प किया है, जैसे बीइंग अ न्यू मदर, ठीक है ना, बहुत हज़ारों कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में होती हैं, ठीक है, घर संभालना है, ऑफिस जाना है, बच्चे संभालने हैं, या बच्चों को लेके आपको क्या कुछ करना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मदर्स हमें नहीं पता कि हमें डायपर कैसे चेंज करना है, हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, हमें किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में सोशल मीडिया से अब अगर आप चाहो तो आप बहुत राइट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हो या टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। मैंने पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत बेनिफिट लिया जब मैंने सब कुछ सीखना स्टार्ट किया, और मुझे बहुत स्ट्रेंथ भी मिली, क्योंकि बिकॉज देयर आर मेनी मदर्स आउट देयर जो आपको बहुत पॉजिटिव मोटिवेट करती हैं। एक मदरहुड का एक कमिटी बन जाती है पूरी, एक बॉन्ड्स बन जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते, बट हम एक अननोन सोशल मीडिया पे कोई मदर दिखेगी, आप उससे शेयर करोगे कि अरे आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस वे, व्हाट टू डू अबाउट इट, है ना, वो आपको कुछ सजेस्ट करेगा। तो दैट टाइम व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट बेबी, दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया तो बहुत पावरफुल है और इट्स हेल्पिंग मी आउट इन सो मेनी वेज। आई डोंट नो लोग इसको क्रिटिसाइज ज़्यादा क्यों करते हैं। तो देन स्लोली एंड स्टडीली आई स्टार्टेड getting questions from mothers, from new mothers, from every girls and everyone कि what should we do, हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे, because now as I was experienced, तो I started sharing my journey with them. तो in short it means कि social media is also a very positive approach. अगर आप चाहें, अगर आप खुद positive हैं, अगर आप दूसरों की help करने के intention से कुछ करना चाहते हैं, तो it's a blessing. It's truly a blessing, because मैंने अब जो अपनी एक जो कम आप कह लो एक कम्युनिटी जो बनाई है, एक प्रोफाइल जो बिल्ड yes, एक जो प्रोफाइल बिल्ड की है, तो इट्स डेफिनेटली हेल्पिंग मी एंड इट हेल्पिंग अदर मदर्स आल्सो। कितनी मदर्स हैं जो डिप्रेस्ड होती हैं, जिनको नहीं पता चलता कि लाइफ में क्या करना है, तो आप जब उनको आप एक सोल्यूशन देते हो ना, और वो जो उनकी सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको, अरे यार चलो नाउ शी इज सॉर्टेड, अब इसका काम हो गया। तो मेरा यही एक कंसर्न है कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू हम कुछ बेटर करें, कुछ पॉजिटिव करें, किसी की हेल्प कर सकें, तो व्हाई नॉट, वी शुड डू इट। डॉक्टर बल्कि आपसे भी मेरा यही सवाल है, जो सवाल मैंने डॉक्टर इफ्रा से पूछा, क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया, जैसे डॉक्टर इफ्रा ने काफ़ी अच्छे से समझाया सब कुछ, बट मैं इसमें एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है इसकी रीच बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम कहीं पे भी कोई कैंप करते हैं, या न्यूज़पेपर हो गया या डिजिटल मीडिया हो गया, उससे ज़्यादा बेटर, जैसे इन्फ्लुएंसर का मतलब हो गया जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और हाँ, करेक्ट वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, एब्सोल्युटली। तो उनसे क्या होता है, उनकी रीच ज़्यादा है। लोग ज़्यादा कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग स्टार्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, बॉलीवुड स्टार्स हैं या टीवी स्टार्स हैं, उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान जो हमारी जैसी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है, और उसकी क्या सोल्यूशन है इन अ वेरी बेसिक वे, हम कहते हैं ना देसी वे में क्या सोल्यूशन मिल सकता है, वो हमें एक इन्फ्लुएंसर से मिलता है। अगर जैसे मैम का प्रोफेशन है, सेम वे अब डॉक्टर्स भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं, क्योंकि वो सबसे कॉमन वे था बताने के लिए कि हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जैसे हमें एक कॉमन प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा मैंने अपने जम्मू में जब से प्रैक्टिस स्टार्ट किया है तब से देखा है, वो है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको एक्सीडेंट या सर्जिकल स्कार्स होते हैं, फेस पर होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, तो उनके हमें बहुत मैसेजेस आते थे, एक्ने स्कार्स वालों के बहुत मैसेज आते थे, यहाँ तक कि वो लड़कियाँ कहती थी हमें शादी के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग शक्ल देख के शादी करते हैं, जो कि रियलिटी है। तो वो उनका ये सवाल था कि क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। अब
मैं अगर खुद कहीं जाऊंगी तो शायद मैं इतनी अवेयरनेस नहीं कर सकूं, लेकिन एक रील डालने से जिसमें हमने एक बस बिफोर एंड आफ्टर दिखाया, उससे उन लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस मिल गया, इतना खुश हो गई कि ये भी हो सकता है, ये भी अवेलेबिलिटी है। सो ये पावर है सोशल मीडिया की। जी ज़ुहा, आपसे जानना चाहूँगा, शहरों में हमारी अवेलेबिलिटी है, सरकार की अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पे अवेयरनेस की भी कमी रहती है। और जब हम इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करते हैं, हम शहर के स्टूडियो में बात कर रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है और शायद उन लोगों के साथ कोई इंटरेक्ट भी नहीं करता है। मैं चाहूँगा आपकी तरफ से क्या ऐसी कोई सजेशन जिसमें हम गांव में लोगों को जो है वो उनसे बातचीत कर सकें। और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है फीमेल्स के जो इश्यूज़ हैं, चाहे शहर की बात हो या गाँव की बात है, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो बर्निंग इश्यूज़ हैं? राइट, जैसे सबने अभी तक यही बोला कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वुमन। तो अगर हम स्कूल्स में देखें, हमें एक चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए स्कूल्स में, वो प्राइमरी स्कूल्स हो, सेकेंडरी हो, हायर स्कूल्स हो, हमें ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स फीमेल्स को देनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट हर जगह अगर आप देखेंगे जो फार फ्लंग एरियाज़ है, उनके कॉन्सेप्ट यही है कि जो फीमेल चाइल्ड है उनको मोस्टली साइंस उनके लिए नहीं है, मैथमेटिक्स उनके लिए नहीं है, इंजीनियरिंग उनके लिए नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एक माइंड में उनके हैं। अगर आप देखेंगे एक नॉर्मली एक फ़ीमेल जो होती है, अगर वो पार्टी में जाती है तो उनकी गॉसिपिंग शुरू हो जाती है कि उसने क्या पहना, इसने क्या पहना, राइट। फीमेल्स की थोड़ी गॉसिपिंग, क्योंकि वो कीन ऑब्जर्वर्स होती हैं। तो अगर हम ये सोच के एक पॉजिटिव वे में सोचें कि अगर वुमन जो है वो कीन ऑब्जर्वर्स हैं, अगर वो साइंस लेंगी, अगर वो साइंस पढ़ेंगी, अगर साइंस फील्ड में जाएंगी, तो सोचिए वो कितनी अच्छी साइंटिस्ट बन के निकलेंगी, राइट। तो ये हमें ये सोच बदलनी है, उन लोगों को थोड़ा अवेयर करना है कि साइंस मैथमेटिक्स सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स भी वो फील्ड अवेल कर सकती हैं, राइट। तो ये चीज़ों पे हम उनको फोकस कर सकते हैं। जो ऐसे एरियाज़ है, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट डालना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाइजीन के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे हेल्थ केयर को लेकर हम बोलें तो देखिए, मैं अपना प्रोफेशन बोलूँगी, डाइट अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, क्योंकि जो भी डिजीज़ अगर अभी आप देखिए, अभी जो सबसे ज़्यादा है सर्वाइकल कैंसर्स वुमेंस के अंडर में कह रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत ही आम हो गए हैं। अगर हम एक एजुकेशन दे सके लोगों को, एक प्रॉपर एजुकेशन दे सके हेल्थ केयर को लेके कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आपका जो मैटरनल केयर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। लाइक फीमेल्स अभी की मुझ जैसी यंग वुमन, मैं अवेयर हूँ बिकॉज मुझे पता है मैंने डिलीवरी दी है, मुझे उसके बाद कितना इंपॉर्टेंट है एक अल्ट्रासाउंड कराना टू चेक कि मेरा सर्वाइकल सब ठीक है। बट जो वुमन जिनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम पहले से उसको प्रिवेंट कर सकें तो हम उस सिचुएशन में आएंगे ही नहीं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है जो बहुत ही आम है, तो फीमेल्स डोंट नो उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है कि हाउ यू कैन चेक कि आपके ब्रेस्ट ठीक है, कहीं कुछ लंप तो नहीं है, हाउ यू कैन चेक ऑल दोज थिंग्स। अगर आप पहले ही उसको फीमेल को एजुकेट कर सके कि आप इस तरीके से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम उस सिचुएशन में आएंगे ही नहीं। तो हमें थोड़ा कैंपेन, थोड़ा हेल्थ वर्कशॉप्स ये ज़रूरी है ताकि हम उनको दे सकें। मैम, ये भी जानना चाहूँगा आपसे, ये जो अब जनरेशन गैप आया है, क्या अभी भी वो सास बहू वाले इश्यूज हैं या वो सॉर्ट आउट हो गए हैं? बहुत ज़्यादा है, पहले से भी ज़्यादा है। अब वोकल ज़्यादा हो गया ना। मैं ये एक बात बताऊंगी विद अ लिटिल सेंस ऑफ ह्यूमर कि जो लड़कियां पहले वकील जिनको सुनते थे ना, वकील है तो जी इससे शादी नहीं करना, आगे कानून सिखाएगी, उनके घर बेटर चलते हैं क्योंकि उनको पता है कोर्ट में क्या होना है। तो इसीलिए ये तो जब तक ये रहेगी, ये ज़माना रहेगा, कायनात जब तक है, हाँ, ये सास बहू का तो रहेगा। ये अब सिर्फ ये है कि आप मैच्योरिटी कितनी है। जब बहू आती है सामने तो जो सास होती है वो मैच्योर नहीं रहती है, उसको मालूम नहीं क्या हो जाता है कि बहू को देखकर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और बहू को सास सामने आ जाए तो चाहे कितनी भी अच्छी होगी वो उसमें नुक्स निकाल ही लेगी। वही हाल है कि सास भी बहू में नुक्स निकाल ही लेगी। तो ये चीज़ को लेकर चलना कि बुरे ही होते हैं। जैसे मेरे छोटे ब्रदर हैं, वो बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है उनमें। वो ये कहते, कभी कोई बात करते थे, देखो जी ससुराल में ये उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, ये था अच्छा नहीं, तो कहते शुक्र करो जलाया नहीं आपको। ससुराल वाले जला देते हैं। तो कहा जी हम तो बच गए। तो इस तरह की सोच चलती रही। लेकिन यही है कि जहाँ ये छोटी मोटी चीज़ें अगर जो मेरे पास, जैसे मैं आपको अपने प्रोफेशन का बताती हूँ कि मेरे पास अगर डोमेस्टिक या फैमिली केसेस आते हैं
मैं ज़्यादा खासकर गर्ल्स को मैं बहुत कम रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं ज़्यादातर मेल्स को रिप्रेजेंट, मेरे पास मैक्सिमम केसेस हैं जहाँ आई एम प्रोटेक्टिंग द मेन। तो जो लेडीज़ आती हैं मैं उनको, लड़कियों को, लेडीज़ को, बड़ी उम्र की लेडीज़ भी आती हैं तो उनको ये समझाती हूँ कि सब्र करो, सब्र ही है, कुछ टाइम आपको सब्र करना है, थोड़ा सा सब्र करेंगी क्योंकि आप 2 बहनें भी एक घर में रहोगी तो आपकी आपस में कोई ना कोई गड़बड़ होती रहेगी। इसीलिए यही सोचो कि आपकी जो सास है वो भी एक दूसरा फ़र्द है, उसका अपनी लाइफ रही है, आपकी अपनी रही है। जब 2 बंदे इकट्ठे सामने आ जाते हैं एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली एक छत के नीचे रहने में छोटा ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो। और ज़्यादातर मैं यही कहती हूँ कि अगर आप थोड़ी देर 10 साल पहले 10 साल शादी के आराम से काट लोगे ना, किसी तरह से ऊंच नीच के साथ कर जाओगे, आगे फिर काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो ऐसा, और कई बारी ऐसी लेडीज़ आती हैं जब मुझे लगता है कि जेन्युइन केस नहीं है, वो क्योंकि उनको पता चल गया कानून बने हैं जी फ़ायदे के हैं लेडीज़ के लिए, तो इसलिए सास को भी, ननंदों को भी, ससुर को भी, देवरों को भी, सबको उनके खिलाफ केस कर सकती है और उनको जेल पहुँचा सकती है। ये उसने सुना है कहीं, जो अवेयरनेस कम होती है तो वो ऐसी, तो वो सामने ही पता चलता है कि ये झूठा केस करना चाहती है, मिसयूज़ करना चाहती है लॉ का। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि औरतें ना करें, मर्दों को बचाने के लिए भी होने चाहिए कोई लोग, क्योंकि मर्द भी कहाँ जाए, आजकल तो जजेस भी ऐसे उनके खिलाफ केसेस चल रहे होते हैं, फैमिली केसेस चल रहे होते हैं। तो ये एक अब तो ऐसा हो गया कि बैटर्ड हस्बैंड्स यूनियन बन गई है, टॉर्चर्ड हस्बैंड्स यूनियन बन गई है कि एक तो मर्द की परेशानी एक नहीं है ना कि वो तो किसी को सुना भी नहीं सकता कि मैं बीवी से मार खा के आया हूँ, तो वो भी परेशानी की बात है। तो इसीलिए ये ग्रुप्स कुछ बने हुए हैं, तो उसमें ये हस्बैंड्स जाकर आदमी लोग अपना दुख सुख करते हैं। और असली में आप देखें 90% केसेस जो कोर्ट में आते हैं ना वो जेन्युइन नहीं होते हैं, और जो जेन्युइन होते हैं वो आते ही नहीं है कोर्ट में, चाहे वो 376 का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये सिर्फ ईगो फाइट्स है। तो ये ईगो फाइट्स के लिए पहले घर में कोशिश करनी चाहिए किसी तरह से सेटल, जो एक लेवल पर आकर नहीं चल रहा है, नहीं वहाँ आपस में मीडिएशन नहीं चल रही है, फिर आप कोर्ट में आए, फिर आप कहीं से राय लें, फिर आप देखें कि क्या करते हैं। लेकिन एट द फ्लिक ऑफ अ फिंगर आजकल लेडीज़ जो आ जाती हैं कोर्ट में, जो मैंने आपको कहा 90, आप बताएं एक कोर्ट में 2 कोर्ट्स हैं हमारे पास फैमिली कोर्ट्स, 14,000 केसेस एक कोर्ट में हैं, 200 केस एक दिन में लगे होते हैं, जजेस भी फाइलें फेंक रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है। और जो आपस में क्लाइंट जो पहले बड़े अच्छे मियाँ बीवी होते हैं, थोड़ी सी लड़ाई होती है, कोर्ट में आके ज़्यादा बड़ी लड़ाई बन जाती है उनकी कि तुम उस वकील के साथ मिली, उसने फिर ये कहा, फिर वो एडिशन हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में आपस में जितनी हो सकती मीडिएशन करें, जो हमारे उसमें कुरान में भी लिखा हुआ है, मीडिएशन करो पहले फैमिलीज़ में मिलकर, उसके बाद अगर कोई एक लेवल आता है उसके बाद आप लोग, कोर्ट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो मेरा हिसाब से ये है कि ये चीज़ें तो बहुत बढ़ गई हैं, और इसको ये है कि पेशेंस कम है लड़कियों में भी, और मदर इन लॉज जो हैं उनमें भी पेशेंस कम होगी। पेशेंस जो थी पहले बहुत होती थी, अब वो थोड़ी है, टाइम ऐसा आ गया, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, तो इंस्टेंट तो मिलता कुछ नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए। डॉक्टर इफ्रा, यही सवाल आपसे भी, आपको लगता है इस चीज़ में बदलाव आया है? हम तो कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट हुई है, एजुकेशन आई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस चीज़ में आपको लगता है कि कोई बदलाव आया? हालांकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो गई हैं, और घर में भी अगर हम देखें तो पहले जो सास अनपढ़ हुआ करती थी, आज तो सास पढ़ी लिखी है, तो क्या ये चीज़ बढ़ गई है या घट गई है? सी ये बोथ वेज है, बहुत बड़ी भी नहीं है। और जहाँ तक हम ये बात करते हैं कि अब एम्पावरमेंट की, आप पॉजिटिविटी की या एजुकेशन की, तो अब क्योंकि अब हम इतने अवेयर, फीमेल्स इतनी अवेयर हो गई हैं, जैसे मैम ने बोला, अब सबको अपने राइट्स पता है, तो शायद वो चल पड़ते हैं कि चलो हम भी केस कर लेते हैं। बट हर चीज़ का मिसयूज़ भी होता है और एक यूज़, एक्चुअल यूज़ भी होता है। तो अब वही डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है कि हमें, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस भी करते हैं वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। तो वो एक अंडरस्टूड सी बात है, बट आप उसको कैसे टेक, आपका क्या टेक है उसके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, तो ये सब इश्यूज भी और बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो मे बी कुछ न्यू लॉज बनेंगे आगे चल के, जब ये प्रॉब्लम्स और सामने आएंगी तो कुछ और न्यू लॉज बनेंगे और मॉडिफिकेशंस होंगी, जिसकी वजह से सब चेंज होगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बीइंग अ टुडेज जनरेशन किड, कि
जो चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं मदर इन लॉज पहले एजुकेटेड नहीं थी, पहले ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती थी, फीमेल शायद पहले खुल के अपने इश्यूज़ नहीं बोलती थी, सब घर में ही रोती रहती थी। बट अब जो है टाइम चेंज हुआ है, सब एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, अब हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अब की मैं कहूँ फैमिली इश्यूज़ भी अगर देखा जाए तो वो भी कई हद तक एक एजुकेटेड सोसाइटी में बहुत बेटर है पहले के कंपैरिजन में, है ना। जैसे मेरी मदर अगर वर्किंग नहीं थी बट शी वांटेड मी टू बी अ वर्किंग वुमन, राइट, तो मैं आगे आई एम वर्किंग, तो डेफिनेटली प्रोग्रेस ही हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। तो मैं ये भी कहूँगी कि मदर इन लॉज या फैमिली इश्यूज़ जो आप हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ कह लो, वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर भी हुए हैं। अगर विमेन बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है तो मेन में भी आया है, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले के मेन देखो, लोग देखो, औरतों को घर में रखना, मार पीट, ये सब बहुत इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। बट आज की जनरेशन में आज के हस्बैंड्स, आज के ब्रदर्स, वो जो बहुत 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 अच्छा भी कर रहे हैं। लाइक देयर आर पीपल लाइक यू, लाइक माय ब्रदर, माय एवरीवन सिटिंग हियर, आई विल एग्री टू दिस, कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे फादर्स ने हमें सपोर्ट किया, दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट। हमारे हस्बैंड्स हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम फर्स्टली हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जो अचीव करना चाह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो आज ये सब हो रहा है, दैट मीन्स इफ विमेन आर चेंजिंग, मेन हैज ऑल्सो चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डॉक्टर पलकी, आपको लगता है कि ये जो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, वो कंसेप्ट जो है वो अभी भी है, और ख़ासकर वो जो बात कहते हैं बेटी बेटी है, बहू बेटी नहीं है, तो क्या अभी भी वो चीज़ें हैं, आपको लगता है? सी आई बिलीव कि ये सब सोच की बात है। फ्रैंकली हम लोगों का जनरेशनल शिफ्ट तो आया है, लेकिन कल्चरल शिफ्ट अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये आज भी ज़माने में मतलब जो हार्ड ट्रूथ है, रियलिटी है, वो ऐसी ही है। लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ है कि बेटियों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो जो बहू है वो बेटी भी है। तो अगर आपकी वैल्यू उस तरीके से बढ़ गई है कि बहू बेटी नहीं हो सकती, बेटी बेटी हो सकती है, तो बेटियाँ भी बढ़ चढ़ के अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हैं। तो बैलेंस आउट हो रहा है कि अगर बहू नहीं कर पा रही तो बेटी कर रही है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि जो कल्चरल शिफ्ट अभी तक नहीं आ पा रहा, वो ये है कि पहले के ज़माने में अगर सास को मार पड़ रही थी तो बहू को भी पड़ रही थी, दोनों का कॉमन बॉन्डिंग पॉइंट एक हो रहा था। अब शिफ्ट जो आया है वो हमारा मेल मेंबर्स में बहुत शिफ्ट आया है, जो कि बिल्कुल रियलिटी है। मैं अपने प्रोफेशन में भी देखती हूँ कि जो अब की जनरेशन आती है, दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स देयर वाइफ्स। आज से 15 साल पहले जब मैं अपना MBBS कर रही थी तो हमारे में एक चीज़ बोली जाती थी कि अगर कोई फीमेल गायनी डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में आती है और वो बेहोश हो जाती है तो आपने उसको ड्रिप लगानी है। तो मैंने अपने डॉक्टर को पूछा क्यों, उन्होंने बोला ये थकी हुई आई है अपने घर से, इसको काम नहीं करना है, इसको 2 दिन का रेस्ट करना है, बोल नहीं पा रही बेचारी, तो आप इसको ऐसे हेल्प कर दो। तो ये बहुत कॉमन था। लेकिन अब क्या होता है, अब अगर कोई हमारे पास OPD में आता है और ऐसा कोई पेशेंट है तो उसके साथ उसका हस्बैंड, उसका भाई या उसके फादर आते हैं। इनफैक्ट जो मैंने एक शिफ्ट देखा था वो ये भी था कि गायनी में काफ़ी बार जैसे हस्बैंड नहीं आ सकते, उसके फादर इन लॉ आ रहे हैं, पूरे उसका हेल्प आउट कर रहे हैं, उसका अल्ट्रासाउंड में सब कुछ। तो मेल शिफ्ट बहुत आया है। तो ये डेफिनेटली हुआ है जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं वो एम्पावर्ड फील कर रही हैं, उनको हेल्प है, सपोर्ट है। लेकिन जो दूसरी तरीके से नहीं हो पा रहा वो ये क्योंकि मदर इन लॉज या मदर्स रिलेट नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में वो नहीं देख पाई जो वो चाहती थी। लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन में वो आ रहा है, चाहे आप कितना भी चाहो, लेकिन आपके सामने एक रियलिटी अलग है जिसके साथ आप रिलेट नहीं कर पाते। तो शायद वो एक जो आपकी सोच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आ रहा है, जो आई बिलीव रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज दोनों में बराबर का ही है। तो मे बी बाय द टाइम वी ग्रो, हमारे बच्चे होंगे, हमारे आगे के होंगे, बहुएं होंगी, तो शायद ये शिफ्ट तब तक वहाँ तक पहुँच जाए। जी जोहर जी, एक बहुत ही कड़वा सच जिसको हम कहेंगे वो भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और हम लगभग डिबेट के अंतिम लम्हों में पहुँच चुके हैं। फीमेल फेटिसाइड, अभी उसकी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में बदलाव आया है? जो मैं देखता हूँ मूड ज़रूर ऑफ होता है, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? होती है तो उनका मूड ज़रूर ऑफ होता है, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करूँगी। JNK में मोस्टली जो मैंने देखा है कि जैसे ही खबर दी जाती है कि इट्स अ गर्ल, तो सबके मूड ऑफ हो जाते हैं। बट कहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जो चाहते हैं कि दे शुड हैव अ गर्ल चाइल्ड। तो मैं कहूँगी कि इसमें 50-50
का भी बैलेंस है। 50% पॉपुलेशन स्टिल वही माइंडसेट लेके है कि बॉय इज़ इम्पॉर्टेंट, तो लड़की नहीं होनी चाहिए। जैसे लड़कियां पैदा होती है उनको अच्छा नहीं लगता है, दे डोंट लाइक इट। बट जैसे ही आधी पॉपुलेशन ऐसी है कि दे वांट कि लड़कियां हो, दे वांट कि, क्योंकि अभी का जो अगर आप देखेंगे लिटरेसी रेट लड़कियों में ज़्यादा है कंपेयर टू बॉयज़ के, तो लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां मल्टीटास्किंग है उस तरीके से। तो बहुत सारे नॉलेज, एजुकेशन, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई फील कि एजुकेशन, नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, उनको पता है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय। तो बट अभी भी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये सोचना ज़रूरी है कि बॉय और गर्ल में कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है, तो तभी हमारी सोसाइटी चेंज होगी। लास्ट 30 सेकंड्स, क्या मैसेज देना चाहेंगी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे? मैं तो ये कहूँगी कि लड़का लड़की में सही बात है, आज के ज़माने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जो प्रॉब्लम आ जाती है बीच में कि लड़की को पालना और लड़के को पालने में थोड़ा सा फ़र्क जो है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंस, कि लड़की को प्रोटेक्शन भी चाहिए, बैकिंग भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। जब तक वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो लड़के को भी चाहिए, उसी तरह से चाहिए। लड़के को भी अगर सपोर्ट नहीं मिले तो वो भी कहीं ना कहीं बिखर जाता है। लेकिन लड़की को ज़्यादा सपोर्ट इसलिए चाहिए कि उसकी बायोलॉजिकल कमज़ोरियां हैं जो ऊपर वाले ने वैसा बनाया है उसको, तो उसको थोड़ा सपोर्ट, जैसे फादर का सपोर्ट चाहिए, भाई का सपोर्ट चाहिए, हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए। और आजकल के ज़माने में जैसे इन लोगों ने भी कहा है कि आजकल के ज़माने में हस्बैंड ऐसे हैं कि कुछ सपोर्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे है जो सपोर्ट, और जो नहीं करते उनको कानून समझा देता है कि कैसे करना है, किस तरह से घर चलाने, और घर चलाने के लिए औरत के बगैर कोई चला नहीं सकता है। मर्द को तो सिर्फ एक काम करना है, औरतों को दोनों काम, बाहर भी करना है और घर भी करना है। तो इसलिए वो चीज़ है कि आज का ज़माना जो है बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। हमारे मदर्स के टाइम का जो ज़माना था और जो हमने भी बचपन के अपना देखा हुआ है, उसके बाद आज का ज़माना देख रहे तो हम तो बहुत खुश हैं कि बेटियां हैं तो घर संसार है, रौनकें हैं, खुशियां हैं। अल्लाह बेटों को भी सलामत रखें, बेटियों को भी, सारा कायनात ऐसे चले, बट एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूरी है। जी डॉक्टर इफ़रा, क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, हम हर टॉपिक पे चाहे डिबेट कर लें, बट जब तक हम लोग खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मैं स्पेशली आज के दिन यही मैसेज देना चाहूँगी इंटरनेशनल वुमेंस डे पे कि प्लीज़ लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक न्यूट्रिशियस डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक गुड रिलेशनशिप, सब कुछ मेंटेन करें, तब जाके आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में सबका ध्यान रख पाएंगे। प्लीज़ डू लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। डॉक्टर पलकी? मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे पे एक मैसेज देना चाहूँगी सब विमेन को। ये है कि पहले एक दूसरे को भी सपोर्ट कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक व्हाट आवर सोसाइटी करंटली नीड्स इज कि मेन तो सपोर्ट कर रहा है बट विमेन सपोर्टिंग विमेन इज क्वाइट लेस। सो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जो जेलसी का फैक्टर आता है या जो एनवी भी अगर होते हैं आप, तो प्लीज़ वो सब करके एक दूसरे से इंस्पायर होइए, एक दूसरे को बिल्डअप कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से यही एक मैसेज होगा कि हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देगा, डेफिनेटली एक वाइफ को भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर हम सोसाइटी एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी बनाएं तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए, औरत और मर्द ये एक ऐसा साथ है जो शायद दुनिया जब तक चलती रहेगी ये साथ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने बात की, और ये जितनी भी बातें आज हुई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो बातें हैं जो हकीकत हैं, जो हर घर की कहानी है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हमें आंखें खोलने की ज़रूरत, बेटे और बेटी में फ़र्क करना, मुझे लगता है कि आज भी हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है। और जब हम फ़ख्र से बेटियों का नाम लेते हैं कि देश की, दुनिया की बेटियों ने क्या कुछ कर दिखाया, तो मुझे लगता है तब ये फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी औरतें हैं, हम उनको सलाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये दुनिया तभी चलती है जब औरत चलती है। आप सब ने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। इजाज़त दीजिए, आदाब।